मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। छुट्टियों के बाद संसद का सत्र फिर शुरू हुआ। बजट सत्र का जो दूसरा भाग है, आज उसकी शुरुआत हुई। हंगामेदार शुरुआत रही और तमाम मुद्दों पर संसद में इस समय बवाल ही बवाल चल रहा है। और संसद के बाहर, संसद से कुछ दूरी पर ही जंतर मंतर है, वहां इस समय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक प्रदर्शन चल रहा है। उसमें वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर तब जो आपत्तियां हैं, जो विरोध है, उसको लेकर वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हो रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद में जंतर मंतर पर और इसके अलावा भी जगह जगह इसका विरोध हो रहा है। इसके अलावा बिहार विधानसभा में भी उसका भी सत्र चल रहा है और कानून व्यवस्था पर जबरदस्त हंगामा चल रहा है। बिहार विधानसभा में भी पिछले कई दिनों से जिस तरह से वहां कानून व्यवस्था की स्थितियां बिगड़ी हैं, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस वालों की लिंचिंग हो रही है, उसको लेकर वहां विधानसभा में जबरदस्त इस समय विवाद चल रहा है। और रुक करते हैं अभी अगर संसद के सत्र का, तो संसद सत्र और उसके बाद जंतर मंतर पर जिस तरह से ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से ये प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी उसमें शामिल हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, सलमान खुर्शीद, कई राजनीतिक दलों के नेता उसमें शामिल हुए हैं। और इसका मकसद है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक सरकार ला रही है, जिस पर जेपीसी बनी, जेपीसी ने भी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, अब उसके बाद उस विधेयक को संसद में लाया जा रहा है, उसको लेकर विवाद चल रहा है और प्रदर्शन हो रहा है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। तो एक बार ये तस्वीरें देखते हैं, आप देख रहे हैं इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। और क्यों विरोध हो रहा है, इन लोगों को सुनेंगे, एक बार सुनते हैं। पहले कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सदस्य हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो क्या कह रहे हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा तमाम दूसरे पार्टियों के नेताओं ने भी, कांग्रेस के कई दूसरे नेताओं ने भी, शिवसेना के नेताओं ने, और असदुद्दीन ओवैसी को आप देख ही रहे हैं, इस वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपना प्रतिरोध दर्ज कराया है। इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं अमलेंदु जी। संसद में जिस तरह से बहुत सारे मामलों में सरकार फंसी हुई है, और अब प्रधानमंत्री ने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है, पॉडकास्ट दिया है। हालांकि वो पत्रकार नहीं है, पॉडकास्टर हैं, उनको एक इंटरव्यू दिया है, उसकी भी चर्चा हो रही है। और उसमें उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया है, हालांकि बातें वही हैं, पुरानी ही बातें हैं, उसको कई बार उनका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और संसद में भी उस पॉडकास्ट में कही गई बातों को लेकर आपत्तियां जताई जा रही हैं। हाँ बिल्कुल समझिए, उस पॉडकास्ट को लेकर भी जो है काफ़ी ज़्यादा आपत्तियां जताई जा रही हैं। और जयराम रमेश जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति जताई है। और उन्होंने कहा है कि कोई डिप्लोमेट मतलब दोहरी बात नहीं कीजिए, सीधी सीधी मुद्दे की बात कीजिए कि आपने 11 सालों में किया क्या और क्या नहीं किया। और इस तरीके से उनका जयराम रमेश ने कहा है। तो वो कह रहे हैं कि वो मतलब एक तरीके से उनका कहना ये है कि जो जयराम रमेश का कहना ये है कि मिस्टर मोदी जो हैं वो अब ट्रंप को प्रभावित करने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं ट्रंप को खुश करने का। तो ये एक तरीके से कहा जाए समीर जी कि ये मतलब जो उनका मोदी जी का मामला है, वो अब मोदी जी का मामला खराब होता हुआ उसमें उस पॉडकास्ट में उन्होंने ट्रंप की काफी तारीफ भी की है। हाँ। और बहुत सारी बातें, लंबा है, मुझे लगता है वो 3 घंटे से भी ज्यादा का इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है। यहाँ सवाल एक और है जी हाँ जी, इतना फालतू टाइम प्रधानमंत्री को मिल कहाँ से जाता है? 3-3 घंटा जो है पॉडकास्टर से बात करें। अब 3 घंटा बात किए तो कम से कम 10-12 घंटा उसकी तैयारी की होगी, कटिंग हुई होगी उसकी। ऐसा तो एज करनी दिया गया होगा, तो मतलब 12 घंटे की चीज़ 3 घंटे में लाई गई होगी। तो इतना फालतू टाइम एक प्रधानमंत्री के पास आ कैसे जाता है? ये तो बड़ा सवाल है जी, बिल्कुल सवाल है। और उससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत में पत्रकारों को इंटरव्यू क्यों नहीं दिए जाते, और पत्रकारों को इंटरव्यू क्यों नहीं दिए जाते विदेश में भी। जिसने इंटरव्यू किया है वो भी कोई पत्रकार नहीं है। खैर, ये जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जो प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पर, उसकी तस्वीरें हैं। क्या कहना है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर, क्यों आपत्तियां हैं, क्या आपत्तियां हैं, सुनते हैं एक बार कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी इस मामले में क्या कह रहे हैं। प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि वो जो भी बिल पास कराना चाहती है वो जबरन पास कराने की कोशिश हो रही है। हालांकि जो सस्पेंशन की बात कर रहे थे वो पिछले लोकसभा की बात थी, बहुत सारे सांसदों को सस्पेंड किया गया था।
अब वो स्थिति सरकार की नहीं है, चूंकि बहुमत उसका नहीं है लोकसभा में और अपने सहयोगी दलों पर ही निर्भर है वो किसी भी बिल को पास कराने के लिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर भी आप ऐसा लग रहा था कि शायद उसके अपने समर्थकों का जो सहयोगी पार्टियां हैं एनडीए की, खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, उसका साथ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अब ये कॉन्फिडेंस के साथ वो बिल को ला रही है तो इसका मतलब ये दोनों पार्टियां भी इस मामले में उसके साथ दिखाई पड़ रही हैं। अमलेदु जी। हाँ समीर जी, इनके अभी कोई स्पष्ट रुख तो नहीं आया है, लेकिन जो जी। अरुण भारती हैं लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद, उनका एक वक्तव्य आया है और अरुण भारती का कहना है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है जो धरना आज हो रहा है, और अगर उनकी कोई आपत्तियां थी तो उन्होंने जेपीसी के सामने दे दी, उनकी बात जेपीसी के सामने आ चुकी है। अब जो बिल आया है तो ये सबकी सम्मति से आया है, ये उनका कहना था। इसका मतलब लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो अब इसके समर्थन में आ गई है। जबकि सबसे पहली जो प्रतिक्रिया थी वो चिराग पासवान की ही आई थी कि हमसे बिना पूछे हुए लाया गया, हमें नहीं मालूम इसमें क्या है क्या नहीं है जी। और उस समय उन्होंने उसका एक तरीका का विरोध किया था। तो अब ये आया तो लोक जनशक्ति पार्टी, इसका मतलब चिराग पासवान जो है वो अब बीजेपी सरकार के साथ में खड़े हुए हैं इस वक्फ बिल के मसले पर। जी बिल्कुल, तो वक्फ बोर्ड के मसले पर उनकी पार्टी की प्रतिक्रिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रुख से मेल खाती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन सबसे पहले इस विधेयक को लेकर जो विरोध दर्ज कराया था सहयोगी दलों में वो चिराग पासवान ही थे। उन्होंने कहा था, सीधे तौर पर कहा था कि हमसे कोई इसमें मशविरा ही नहीं किया गया कि इस बिल को लाया जाना है, क्या है विधेयक, क्या नहीं है, क्या है। तो खैर इस पर लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना ये विरोध अपनी जगह है, राजनीतिक दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। संसद में भी कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के दूसरे दल हों, वो इसका विरोध करते दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता मणिक्कम टैगोर क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर एक बार उनको सुना जाए, और कांग्रेस के साथ ही दूसरे दलों के नेता भी इस पर विरोध कर रहे हैं। और जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसमें भी बहुत सारे नेताओं ने शिरकत की है, वहां पहुंचे हुए हैं। सुन लेते हैं मणिक्कम टैगोर को क्या कहना है उनका। विरोध किया है और इस विधेयक में बहुत सारी जो आपत्तियां हैं, जेपीसी भी बनी तो जेपीसी के चेयरमैन ने किसी की बात नहीं सुनी, और वहाँ जो यहाँ तक कि जो विरोधी दलों के सदस्य थे उस जेपीसी में संयुक्त संसदीय समिति में, उनको सस्पेंड तक कर दिया गया जेपीसी की बैठकों में, और अपने हिसाब से पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार कर वो सौंप दी गई है, ये आरोप लगाया गया है। लेकिन जगदम्बिका पाल जो इस जेपीसी के चेयरमैन थे, उनको सुनते हैं उनका क्या कहना है। उन्होंने इसका बचाव किया है और वो फिर एक बार कह रहे हैं कि हमने उसमें सभी की आपत्तियों को दर्ज किया। अमलेंदु जी, जब ये जेपीसी की बैठकें हो रही थी तब भी हम लोगों ने लगातार चर्चाएं की थी और बड़ी हंगामेपूर्ण बैठकें थी। उसमें विपक्ष के सदस्यों का, वो चाहे तृणमूल कांग्रेस वाले जो सदस्य हैं कल्याण बनर्जी, कई बार उन्होंने कहा कि हम लोगों की बातें ही नहीं सुनी जाती है, एक हम उसमें मेंबर हैं ये तक उसका नहीं संज्ञान लिया जाता है। इस तरह की आपत्तियों के बीच अब जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि सबकी सहमति से वो हुआ है, और यहाँ तक कि जो संशोधन भी सुझाए थे विपक्ष के सदस्यों ने, उनको भी नहीं स्वीकार किया गया, और केवल सत्ता पक्ष के लोगों ने जो सुझाव दिए उनको स्वीकार कर लिया गया। तो इसको कैसे माना जाए कि जेपीसी का जो मकसद था वो मकसद पूरा हुआ है? देखिए समीर जी, एक तो जिस समय जेपीसी की बैठकें चल रही थी उस समय जगदम्बिका पाल अकेले जो थे वो बेंगलोर चले गए थे, कर्नाटक चले गए जी थे। हाँ। इसको लेकर काफी सवाल उठे थे कि जब बैठकें चल रही जेपीसी की तो आप अकेले क्यों चले गए। उसके बाद फिर जब किरण रिजिजू जो थे वो राज्यसभा में थे और उस समय उन्होंने जब कहा कि साहब कि विपक्ष ने कोई इस पे अपनी आपत्ति नहीं दी, कोई नोट नहीं दिया, तो उसी समय सैयद नासिर हुसैन जो कांग्रेस के एमपी हैं वो उठकर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने लिखित में दी और मेरे पास सबूत है, मैंने लिखित में दी और मेरा इसको जीसेंट नोट आपने इसमें शामिल नहीं किया। तो हमारा जीसेंट नोट था, तो बिना जीसेंट नोट लिए हुए ये पेश कर दी गई। ये पहली बार हुआ 70 सालों में कि किसी जेपीसी के सदस्यों को निलंबित किया गया, 10 विपक्षी सदस्यों से वो निलंबित किए गए। तो ये जिस तरीके से एक तरीके से पास कराना चाहती है, तो ये जाहिर सी बात है समीर जी कि बिना चिराग पासवान, बिना नीतीश कुमार और बिना चंद्रबाबू नायडू की सहमति के ये बिल पास नहीं हो सकता। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान सदन में इसका समर्थन करते हैं कि विरोध। जी बिल्कुल, और एक बार सुनते हैं कि क्या किस तरह से उसका बचाव कर रहे हैं। जेपीसी का जो रिपोर्ट आई है, विपक्ष के सभी सदस्यों ने एक स्वर से सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि हमारी कोई भी मांग वहां नहीं सुनी गई और हमारी बातें तक नहीं सुनी गई हैं। ये सबसे बड़े आरोप थे कि कम से कम उसमें बातें तो सुनी जानी चाहिए थी, हमको बोलने तक नहीं दिया गया। लेकिन जगदम्बिका पाल कह रहे हैं, जो जेपीसी के अध्यक्ष थे, वो कह रहे हैं कि इसमें सबके सुझावों को शामिल कर लिया गया है। बहरहाल सुनते हैं क्या
कहना है, उनका अपना क्या पक्ष है इस वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर? तो जेपीसी को गया है और बिल आने के बाद ही लोगों को पता चला कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार क्या करना चाह रही है। बिल आया था तब भी लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि पहले मस्जिदों को हथियाने की सरकार कोशिश कर रही है, फिर मंदिरों को और ईसाई यानी जो भी धर्म स्थल हैं उनको सरकार अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। ये उस पर आपत्तियां जताई गई थी और बहुत सारी, इसीलिए तमाम आपत्तियों को देखते हुए जेपीसी को भेजा गया था। और आपत्तियों के अलावा जो सरकार की सहयोगी पार्टियां हैं उनका विरोध भी दिखाई पड़ रहा था कि वो भी इसमें सरकार के साथ नहीं है। लेकिन अब जेपीसी के बाद बनने के बाद अब सरकार अगर उस विधेयक को ला रही है तो इसका मतलब सहयोगी पार्टियों की ओर से उसको आश्वासन मिला हुआ है। लेकिन विरोध इसका जबरदस्त हो रहा है और आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं, उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट आयोजित किया है जंतर मंतर पर दिल्ली के। और इसमें कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं, तमाम सांसद उसमें शामिल हो रहे हैं। ये चल रहा है प्रदर्शन वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। और इस पर तमाम जो विपक्षी दलों के सांसद हैं, अलग अलग पार्टियों के, उस पर पहुंचे हुए हैं अपना समर्थन देने के लिए। आरजेडी के नेता सांसद मनोज झा भी वहां, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो सबसे मुखर होकर बोलने वाले नेताओं में से एक हैं। एक बार सुनते हैं मनोज झा क्या कह रहे हैं इस विधेयक को लेकर और जेपीसी की जो रिपोर्ट बनी हुई है, जो पेश की गई है, उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं। बहुत संकीर्ण दायरे में उसको रखा गया, तैयार की गई, उसकी रिपोर्ट को तैयार की गई। जेपीसी जब बनी है और उसके बाद जब उसकी बैठकें शुरू हुई तभी से लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि किस तरह से जेपीसी में विपक्ष की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे संसद में दबाया जाता है। और तभी ये कह दिया था विपक्ष के सांसदों ने कि इस जेपीसी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो पूरी तरह से सत्ता पक्ष के सांसदों के हिसाब से तैयार की गई है, उसमें विपक्ष की आवाज़ों को सुना तक नहीं गया है। हाँ बिल्कुल, विपक्ष की आवाज़ों को सुना तक नहीं गया है, ये बताया गया। और ये भी बताया गया कि किस तरीके से रिसेंट नोट जो थे वो नहीं लिए गए। ये सारी चीज़ें जो है वो इस पे आ रही हैं, तो आपत्तियां बहुत ज़्यादा हैं। जबकि जो जगदम्बिका पाल है उनको हमने सुना, वो कह रहे हैं कि अभी तो कानून आया नहीं, तो विरोध किस बात का हो रहा है। अरे कानून नहीं आया, लेकिन कानून जो बनेगा उसके लिए आपकी जेपीसी की रिपोर्ट तो आ गई है जी, ये तो बता दिया गया। तो ये साफ तौर पर जो है वो इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है और आज प्रदर्शन हो रहा है। तमाम विपक्षी दल जो हैं उन्होंने इस बिल का विरोध किया है, सबने अपना समर्थन दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज जनता मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। ये सुनते हैं जो एनसीपी की नेता है, माफ कीजिएगा, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एनसीपी के नेताओं ने भी इस पर समर्थन दिया है जो प्रोटेस्ट चल रहा है। तो एक बार सुनेंगे क्या कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी इस मुद्दे को लेकर, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता जो उसमें शामिल रहे हैं उन्होंने भी आपत्तियां जताई, लेकिन उन आपत्तियों को भी नहीं सुना गया। मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है और उसको लेकर तमाम विरोधी दलों के नेता अपना समर्थन जता रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो प्रोटेस्ट हो रहा है। और इस मुद्दे पर सरकार घिरी नजर आ रही है। वहीं बिहार सरकार, बिहार की एनडीए सरकार घिरी नजर आ रही है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, और वहां बिहार विधानसभा में भी इस पर सरकार को जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है। लगातार जिस तरह से बिहार में अमलेंदु जी ये पुलिस वालों की लिंचिंग हो रही है, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, हालांकि पुलिस वालों पर हमले मध्य प्रदेश में भी हुए हैं। इन सारे मुद्दों पर चुनाव में जाने वाला, विधानसभा चुनाव होने हैं आने वाले कुछ दिनों में बिहार में, वो सरकार अब घिरी हुई है। उस पर तमाम जो आरोप लग रहे हैं सरकार उसका बचाव नहीं कर पा रही। और ये भी कहा जा रहा है कि ये एनडीए के भीतर जो कुछ हो रहा है और जो एक उथल पुथल मची हुई है जेडीयू और बीजेपी के बीच, उसका भी एक परिणाम है। और सरकार अगर घिरी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को बचाने की बहुत कोशिश भी नहीं कर रही है। हाँ, कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि किसी कहा जाए कि मजे ले रही है। नीतीश कुमार के ऊपर ये आरोप आ रहा है। हालांकि सरकार चूंकि मिलीजुली है, तो अगर मिलीजुली सरकार है समीर जी, तो दोष तो जो है दोनों के ऊपर आएगा, नीतीश कुमार के ऊपर भी और बीजेपी के ऊपर भी। लेकिन तेजस्वी यादव ने अब काफी तीखा हमला जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर बोला है कि राज्य के गृहमंत्री जो वही है,
और इसको लेकर कल उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो हम लोग दिखा भी सकते हैं कि कल 2 घटनाएं हुई। हम लोग जब कल ब्रेकिंग में चर्चा कर रहे थे तब तक एक ही घटना उस समय आई थी, 3 घटनाएं हुई थी, लेकिन जब हमने ब्रेकिंग खत्म किया उसके बाद फिर एक घटना और आ गई वहाँ पे बिहार में, और नवादा में आज पुलिस टीम पर हमला हुआ। उसको लेकर तेजस्वी ने जो था वो ट्वीट किया और काफ़ी सवाल जो थे उन्होंने उठाए बिहार सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। तो ये चीज़ें समीर जी, एक तरीके से बिहार जो है वो जिस तरीके से जा रहा है, एक तरीके से कहा जाए जंगल राज वहाँ कायम हो गया है, तो जंगल राज जो है वो देखा जा सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस ने इसको जंगल राज कहा, तेजस्वी ने इसको राक्षस राज कहा। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने भी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया जताई है उस पर कि लिखा है तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में कि अब नवादा जिला में भी पुलिस टीम पर हमला। बिहार में अपराध की घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री आवास से गोदी मीडिया के पास से एजेंडा सेट करने के लिए फोन जाना शुरू, लेकिन अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे। उससे ठीक पहले एक और ट्वीट किया था तेजस्वी यादव ने कि भागलपुर में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, सब इंस्पेक्टर समेत चार पुलिसकर्मी घायल, शेष पुलिसकर्मी जान बचाकर भागे। विगत 3 दिनों में 2 एएसआई की हत्या हो चुकी है। मुख्यमंत्री अचेत हैं, उनसे गृह विभाग भी नहीं संभल रहा है। 20 साल से इनकी सरकार है, अब इस ध्वस्त कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? उनके 20 वर्षों में 60,000 से ज्यादा नागरिकों की हत्या हुई है। ये वो आंकड़े हैं जो एनसीआरबी द्वारा रिपोर्टेड हैं। कितने दिन अखबारों और गोदी मीडिया को विज्ञापन नहीं देने के नाम पर डराकर इस राक्षस राज को छुपाते रहेंगे? जिनके भाई बेटे और पिता गुजरे हैं उनसे उनका दर्द पूछिए। ये बहुत ही एक तल्ख भाषा में उन्होंने अपना ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने। कांग्रेस पार्टी ने भी आरोप लगाया कि बिहार में बिल्कुल जंगल राज चल रहा है, और इन सब के बीच बहुत जो लगातार आरोप लग रहे हैं गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के ऊपर ही है। और अमलेंदु जी, अभी कुछ ही दिन पहले विधानसभा में कैसी नोकझोंक हुई थी विधान परिषद में माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच, जब नीतीश कुमार कह रहे थे कि जो कुछ बिहार में आज आप देख रहे हैं वो सब उन्हीं का किया धरा है। तो अब विपक्ष यही कह रहा है कि ये जो कानून व्यवस्था दिखाई पड़ रही है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हाँ बिल्कुल, सही सवाल पूछा विपक्ष की। अगर सब कुछ आपका किया धरा है तो जो कुछ हो रहा है वो भी तो आप ही का किया धरा है। अगर कुछ अच्छा हुआ उसको आप कह रहे हैं कि आप ये जो है आपका किया धरा है, तो बिहार में जो कुछ हो रहा है, जो कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, तो ये भी किया धरा फिर आप ही का है, तो आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इस पर आप गायब हो जाते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। इतनी घटनाएं हो चुकी बिहार में समीर जी, इसके बावजूद नीतीश कुमार का एक भी वक्तव्य जो है इस मसले पर नहीं आया है। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो कितने ज़्यादा इसको गंभीर है, इसी से समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, और इधर संसद में लगातार तमाम मुद्दों पर जिस तरह से नोकझोंक हो रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, उनमें बहुत सारे मुद्दे हैं, और उन मुद्दों में जो एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वक्फ संशोधन विधेयक का मुद्दा तो खैर है ही, इसके अलावा इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग जिस तरह से जो चुनावी प्रक्रिया में धांधली की लगातार शिकायतें अब तक की जा रही थी, और चुनावी प्रक्रिया में धांधली में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अब निकल कर आ रही है वो वोटर लिस्ट में जो धांधली है, उसको लेकर अब विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। चर्चा की मांग तो कई दिन हो गए, राहुल गांधी ने लोकसभा में उसकी मांग उठाई थी, लेकिन अभी तक चर्चा की मांग तो स्वीकार नहीं की गई है। लेकिन चुनाव आयोग लगातार उस पर कुछ नरमी के संकेत दे रहा है, यानी उसको ये स्वीकार कर रहा है कि ये गलतियां हुई हैं, सुधारने की कोशिश कर रहा है। ये अलग बात है कि विपक्ष को बहुत भरोसा चुनाव आयोग पर अभी भी नहीं है। हाँ, विपक्ष को चुनाव आयोग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और आज सागर का घोष जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बहस की मांग करने के लिए पूरे विपक्ष को वॉकआउट क्यों करना पड़ा, जी ये वो पूछ रही हैं। और पूछ रही हैं कि आखिर भाजपा क्या छिपाने की कोशिश कर रही है, बात करना क्यों नहीं चाहती, इस मसले पर बहस क्यों नहीं हो सकती। अगर गड़बड़ियां हुई हैं, और जैसा कि समीर जी बीजेपी के नेता खुद जो थे वो जाकर चुनाव आयोग से मिले, सुकांत मजूमदार और अमित मालवीय जाकर चुनाव आयोग से मिले और कहा कि बंगाल में 7 लाख जो है फर्जी वोट हैं। तो जब तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि फर्जी वोट है और आप उसको स्वीकार कर रही है, बीजेपी स्वीकार कर रही है फर्जी वोट है, तो फिर संसद में बहस से बीजेपी क्यों भाग रही है? ये वाजिब सवाल जो है सागर का घोष ने पूछा, हम लोग उनको सुन नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत सारे सवाल, और इस मामले में कई दूसरी पार्टियां भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है उड़ीसा की बीजू जनता दल। बीजू जनता दल ने कई शिकायतें की, वही शिकायतें उन्होंने भी की हैं जो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और शिवसेना
इंडिया गठबंधन कर रहा है, दूसरे जगहों पर कांग्रेस पार्टी कर रही है, वही शिकायतें तृणमूल कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल में कर रही है। यानी इस मामले में इंडिया गठबंधन काफी एकजुट है। सुनते हैं क्या कहा है सागरिका घोष ने चुनाव आयोग को लेकर, और चुनाव आयोग जिस तरह से नरमी तो दिखा रहा है, वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष को उस पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। तक किया है, चर्चा की मांग की बात की राहुल गांधी ने लोकसभा में, नेता प्रतिपक्ष, कि आखिर जब पूरे देश को में इस पर संदेह हो रहा है, इस पर उंगलियां उठ रही हैं, तो एक बार इस पर चर्चा क्यों नहीं कराई जा रही है। अब 4 अप्रैल तक संसद का जो बजट सत्र, मौजूदा सत्र है, वो है। आपको लगता है अमलेंदु जी की चर्चा की ये मांग स्वीकार की जाएगी, जिस तरह से अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया लोकसभा अध्यक्ष ने, तो चर्चा की मांग ही इस सत्र में भी लगता है विपक्ष करता रह जाएगा। हाँ, इस सत्र में भी चर्चा की मांग करता रह जाएगा, लेकिन ये सरकार तो चर्चा कर ही नहीं सकती है जी। तो ये चर्चा होगी कैसे, आखिर ये भी तो सवाल है कि चर्चा आखिर करेगा कौन। तो चर्चा तो होने का कोई सवाल नहीं है समीर जी, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और सागरिका घोष सवाल पूछी, वो वाजिब सवाल है कि भाई आखिर इस पर चर्चा क्यों नहीं चाहती बीजेपी, और चर्चा करने से घबरा क्यों रही है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है समीर जी। तो चर्चा की मांग, चर्चा से घबरा रही है, चर्चा की मांग से इसलिए घबरा रही है, विपक्ष का यह कहना है कि सरकार इस पर खुद संदेह के घेरे में है और चुनाव आयोग सरकार के हिसाब से काम कर रहा है। चुनाव आयोग पर लगातार यह आरोप लग रहा है कि वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है और सरकार जैसा कह रही है उसी तरह से काम कर रहा है। बीजेपी की सरकार जगह जगह दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनवाने के लिए वो काम कर रहा है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों के बीच भारतीय जनता पार्टी के पास भी ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि ये सारे मुद्दे नेपथ्य में चले जाएंगे, इग्नोर कर दिए जाएंगे या लोग इनको नहीं देखेंगे। उन्हीं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है औरंगजेब का मुद्दा। चूंकि ऐसे इन मौजूदा मुद्दों को, जो गंभीर मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए 300, 400, 500, 600 साल पहले की चीजें लाई जाती हैं, कोशिश की जाती हैं। उन्हीं में कब औरंगजेब का नया मुद्दा उठा है। कहा जा रहा है कि औरंगजेब की जो जहां पर जो कब्र है, मकबरा है, उसको हटा दिया जाए, खोद दिया जाए। वो एएसआई की मतलब उसको संरक्षित संपत्ति है, वहां पर उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है, वो उसको हटाने की, उसको खत्म, खोद देने की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है कि उसको लेकर कुछ न कुछ चर्चाएं होती रहेंगी, तो जरूरी चर्चाएं थोड़ा सा गायब रहेंगी। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं हो सकता है, ये कहा जा रहा है हमने। हाँ बिल्कुल समझिए, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। और ये देश का ध्यान जो है वो किस तरीके से हटाया जाए, इसको लेकर ये औरंगजेब बीच में लेकर आया जा रहा है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से जबरदस्त तरीके से बेइज्जती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विपक्ष का आरोप है कि बेइज्जती की, तो उन घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है उससे ध्यान हटाने के लिए, सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है उससे ध्यान हटाने के लिए औरंगजेब को बीच में लेकर आया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समीर जी कि इसमें जो सहायक बने हैं, वो सहायक बने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी। तो वो भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तरीके से काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया और अन्य विपक्षी दलों ने भी आरोप लगाया कि उनको अभी इस की बातें करने की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत आन पड़ी थी उनको इस्तेमाल करो। और उसके बाद ये तुरंत मुद्दा बन गया, चूंकि महाराष्ट्र सरकार भी घिरी हुई थी और केंद्र सरकार भी घिरी हुई थी, तो ये मुद्दा जो है एक तरीके से बीजेपी को मिल गया है। इसको लेकर जो सुप्रिया सुले हैं, उन्होंने भी जो बहुत गंभीर आरोप कहा है, उनका कि ये इतिहासकारों का काम है, राजनीतिज्ञों को उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। सरकार का काम जो है वो कानून व्यवस्था को संभाल कर रखना है, भ्रष्टाचार रोकना है, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम ये जो विजुअल हम देख रहे हैं समीर जी, ये विजुअल जो है औरंगजेब की कब्र का ही है, वहाँ का है। और ये वहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो कड़ी कर दी गई है, पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है, ये सब तो किया गया है। लेकिन इसको मुद्दा जिस तरीके से बनाया जा रहा है, सुप्रिया सुले ने जो कहा है उसको भी हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस समय तमाम जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जिसमें सब कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और जिस तरह से लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर एक के बाद एक, वो टैरिफ की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत को अपमानित करने के लिए तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर यहां देश में चर्चा की मांग की जा रही है कि आखिर लोकसभा में, संसद में इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं कराई जा रही है। लेकिन चर्चा उन सारे चीजों से ध्यान हटाने के लिए कोशिश ये हो रही है कि ऐसे मुद्दे लाए जाएं जिनका कि कोई मतलब इस समय के लिए नहीं है, इतिहास के मुद्दे हैं।
उसको लेकर क्या कह रही हैं सुप्रिया सुले, एक बार सुनते हैं। हालांकि ये जो औरंगजेब का मकबरा है, कब्र, जहां इस समय सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है क्योंकि उसके बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं, मांग की जा रही है कि उसको हटा दिया जाए, उसको खत्म खोद दिया जाए, और इस तरह की मांग हो रही है। एएसआई की वो उस संरक्षित संपत्ति है, बावजूद इसके इस तरह की मांगे हो रही हैं। सुनते हैं सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं इस मुद्दे को लेकर जो हवा दी जा रही है औरंगजेब के मुद्दे को है। बहुत सारे उस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे को लाया जा रहा है, बार बार लाने की कोशिश की जा रही है। और इधर न केवल केंद्र सरकार तमाम मुद्दों पर घिरी हुई है, बल्कि एनडीए शासित दूसरे राज्य भी कानून व्यवस्था को लेकर घिरे हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और चाहे बिहार हो। बिहार में विधानसभा में इस समय जबरदस्त हंगामा चल रहा है, और वहां कानून व्यवस्था पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से लगातार पुलिस टीम पर हमले हो रहे हैं, पुलिस के अधिकारियों को की लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है उनको, बहुत गंभीर सवाल उठा रही हैं ये सारी घटनाएं वहां की कानून व्यवस्था पर। हाँ बिल्कुल समझिए, वहाँ की कानून व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और आज राबड़ी देवी जो हैं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अपने विधायकों के साथ बाहर प्रदर्शन किया है। ये उन्होंने राबड़ी देवी ने जी, तो राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने प्रदर्शन किया है कानून व्यवस्था को लेकर। विधानसभा के भीतर भी वहां पर हंगामा हुआ है, उन विजुअल्स को देख सकते हैं और राबड़ी देवी को सुन भी सकते हैं क्या कह रही हैं। उन्होंने अपने तमाम विधायकों के साथ वहां पर प्रदर्शन में उन्होंने भी हिस्सा लिया है विधानसभा के परिसर में। सरकारें हैं, केवल बीजेपी की नहीं, केवल बीजेपी की सरकारें तो कुछ ही जगहों पर हैं, लेकिन एनडीए सरकारों पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसका मतलब यह है, और बिहार खास तौर पर जिस तरह से वहां पिछले कुछ दिनों से लगातार घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर चिंता जताई जा रही है कि आखिर बिहार की सरकार कर क्या रही है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास है। यहाँ अमलेंदु जी एक चीज देखें कि मुख्यमंत्रियों के पास गृह मंत्रालय है, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो, कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल समझिए, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी शासन में है उन राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। अब बिहार में भी चूंकि शामिल है वहाँ, और ज़्यादा विधायक बीजेपी के हैं, ज़्यादा मंत्री भी बीजेपी के हैं, तो इसलिए जिम्मेदारी बीजेपी की ज़्यादा बनती है। और इसीलिए विपक्ष भी जो हमलावर है वो एनडीए सरकार कहकर विपक्ष पर हमलावर हो रहा है। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें वहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। इधर जो औरंगजेब का मसला चल रहा है, उस पर रोहित पवार जो एनसीपी शरद पवार के सांसद हैं, वो विधायक हैं, उनका भी एक वक्तव्य आ गया है समीर जी। और बिहार विधानसभा में इसको लेकर जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। जी बिल्कुल, तो पहले देख लेते हैं बिहार विधानसभा के भीतर क्या चल रहा है और किस तरह से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष ने घेरा है। वहां व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, विपक्षी जो विधायक है वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी प्रदर्शनकारियों में शामिल हैं, और तमाम जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं लगातार एनडीए शासित राज्यों की सरकारों पर कानून व्यवस्था को लेकर, बहुत गंभीर मुद्दा है। और इसके अलावा अब कई जगहों पर इस्तीफे भी हो रहे हैं। जो कहा जाता था कि बीजेपी की सरकारों में, एनडीए की सरकारों में पिछले 10 साल से इस्तीफे नहीं होते हैं। ताज़ा तरीन मुद्दा आया है उत्तराखंड का, वहां भी वहां के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा देने से पहले वो बड़े भावुक हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया हो। अमलेंदु जी, हाँ, काफी ज्यादा भावुक होगा। रोते हुए इस्तीफा जो है उन्होंने दिया है प्रेमचंद अग्रवाल ने। जी, ये महत्वपूर्ण बात है समझिए कि रोते हुए उन्होंने जो है ये अपना इस्तीफा दिया। तो अब क्यों रोए प्रेमचंद अग्रवाल, इसको लेकर काफी बातें। असल में हुआ ये था समीर जी कि वो एक मदन बिष्ट हैं कांग्रेस के विधायक, उनसे उलझ गए थे। और उनसे उलझने पर उन्होंने जो था ये कह दिया कि उत्तराखंड से उत्तराखंडियों के लिए नहीं है। और इसको लेकर जो था विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर हुआ। विपक्ष ने कहा कि ये हमने आंदोलन इसलिए नहीं किया था अलग राज्य बनाने के लिए कि एक दिन भाजपा का मंत्री हमको इस तरीके से सुनाएगा। और इसके बाद पुष्कर सिंह धामी जो थे वो काफी ज्यादा बैकफुट पर आ गए। तो वो काफी ज्यादा बैकफुट पर जो आए समीर जी, उसके बाद उन पर दबाव बनना था। हालांकि ये 3-4 हफ्ते पहले की बात है, लेकिन दबाव पड़ गया। तो प्रेमचंद अग्रवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसको हम लोग देख भी सकते हैं, वो दिखाएंगे। और उस पर करण महाराज जो कांग्रेस के उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया है। हम दोनों चीजें हम देख सकते हैं।
महत्वपूर्ण बात यह समीर जी कि प्रेमचंद अग्रवाल ने रोते हुए इस्तीफा दिया, मतलब रो पड़े इतना जी ज़्यादा। बिल्कुल। उसको देखते हैं कि किस तरह से वो भावुक हो गए और उसके वो भावुक होने के पीछे कारण क्या था। उन्होंने बताया कि हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना कुछ किया है, उत्तराखंड के लिए किया है। उत्तराखंड का जब आंदोलन चल रहा था तब भी हम थे और 4 बार के विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल। तो एक बार सुनते हैं कि इस्तीफा उनको देना पड़ा है और जिस तरह से वो बता रहे हैं वो सारी बात, उससे ये साफ जाहिर है कि उनको कितने दबाव में आकर इस्तीफा देना पड़ा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर में जब उन्होंने बताया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, तो इस्तीफा देने से पहले ये बताते बताते वो रो पड़े, भावुक हो गए। हाँ, ये बताते बताते रो पड़े और दबाव उन पर इतना ज़्यादा बढ़ा। यानी समीर जी, अब बीजेपी के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं भाई। अगर आपके मंत्री ने कुछ कहा तो सरकार का दायित्व था कि सरकार उन्हें बचाती जी, और कहा तो जाता था कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं। हाँ। तो प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा क्यों ले लिया बीजेपी? कैसे हो गया? एन बीरेन सिंह का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन हाँ। प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो जाएगा। क्योंकि अग्रवाल है इसलिए इस्तीफा हो जाएगा। अब ये भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एन बीरेन सिंह का भी हो ही गया आखिर में, नहीं, लेकिन आखिर वो तो अविश्वास प्रस्ताव आया तब हुआ ना। हाँ, कि अब तो जाना ही था उनको। अब तो जाना ही था। अविश्वास प्रस्ताव आया, उनके विधायक भी खिलाफ हो गए तब आया। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा क्यों हो गया, ये तो सवाल बनता है। जी। तो ये बीजेपी के अंदर चीज चल रही है। उसमें है करण महाराज जो हैं उनके अध्यक्ष कांग्रेस के उन्होंने भी इसको लेकर अपनी बात। तो सुनते हैं करण महारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, वो क्या कह रहे हैं इस इस्तीफे पर। और वहां जिस तरह के लगातार विवाद चल रहे हैं उत्तराखंड में, सरकार के भीतर क्या हो रहा है, मंत्रियों के बीच में किस तरह की खींचतान है, ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। और सरकार पर भी बहुत सारे मुद्दों पर वहां सरकार लगातार घिरी रहती है उत्तराखंड में। कई पिछले कार्यकालों में कई मुख्यमंत्री भी बदले गए। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी स्थायी मुख्यमंत्री हो गए हैं वहां पर, और जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बड़े करीबी माने जाते हैं। तो उन्हीं का ये दबाव था जो प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा, ऐसा कहा जा रहा है। जो वहां से जो राजनीतिक खबरें मिल रही हैं उसके आधार पर ये हम कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं करण महाराज जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनको सुनते हैं इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे विवाद में। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देते समय उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कही कि मुझे उत्तराखंड के लोगों ने इसलिए स्वीकार नहीं किया कि क्योंकि मेरे नाम के पीछे अग्रवाल लिखा है। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप कैसे भूल गए कि आपको कई बार विधायक यहीं की जनता ने चुन के भेजा? आप ये कैसे भूल गए कि आपको विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका भी यहीं की जनता के आशीर्वाद से मिला? और ये आप कैसे भूल गए कि आप पिछले 3 साल से कैबिनेट मंत्री के पद पे हैं, ये भी यहीं की जनता का आशीर्वाद था। आपने गलत बात कही और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड में आग लग गई और उत्तराखंड के लोग नाराज हो गए, सड़कों पर उतर गए। आपके पार्टी के अध्यक्ष ने एक और भद्दा बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया सड़क छाप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो एक ऐसी चीजों से लोगों में उद्वेलना आती है, लोग नाराज होते हैं। आपको कैसे भूल गए, आप खुद आंदोलनकारी रहे हैं कि जिस प्रदेश का गठन लोगों की शहादत पे, लोगों के जेल जाने से, लोगों की प्रताड़ना के साथ हुआ हो, उन लोगों को आप कैसे अपमानित कर सकते थे? आज आपने इस्तीफा दिया है, प्रायश्चित क्या है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस इस्तीफे को स्वीकार करें और साथ में महेंद्र भट्ट जी को भी हिदायत दें कि वो इस तरीके की भाषा शब्दावली का प्रयोग ना करें ताकि उत्तराखंड के लोग उद्वेलित ना हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तराई के लोगों को, भाबर के लोगों को, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, जौनसार के लोगों को, कि उन लोगों ने सभी ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और उत्तराखंडियत की इस लड़ाई में आप सब साथ थे। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबको सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। है और ये भी दबाव तो था ही वहां पर प्रेमचंद अग्रवाल पर इस्तीफा देने का, लेकिन वो ऋषिकेश से विधायक हैं, उनके इस्तीफे के बाद वहां बहुत जश्न मनाया जा रहा था अमलेदू जी। तो इसका मतलब उन्होंने जो कुछ भी कहा था, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रेमचंद अग्रवाल, तो उनके बयान का इसका मतलब पूरे उत्तराखंड में निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा विरोध था और शायद बीजेपी को लग रहा होगा कि इसका बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है, इसलिए प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लेकर इसको शांत करने की
कोशिश की जाए। हाँ, बिल्कुल इसको शांत करने की कोशिश की गई है, चूँकि इसका नुकसान बीजेपी को लग रहा था कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा होगा, और ये एक आंदोलनकारी राज्य, मतलब जो लंबे आंदोलन के बाद जो राज्य बना समीर जी, और जी। उसमें लोगों की कुर्बानियाँ हुई, वो हम सब पीछे इतिहास में नहीं जाना चाहते कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन कुर्बानियाँ लोगों की हुई, लंबे समय आंदोलन चला, और उसके बाद जाकर ये राज्य बना। दो राज्य जो है समीर जी वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहा जाए संघर्ष के बाद बने, एक तेलंगाना और दूसरा उत्तराखंड, जहाँ काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ हुई। झारखंड का भी एक लंबा इतिहास है संघर्ष का, लेकिन इन दो राज्यों में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जुल्म भी हुए, जिसको कहा जा सकता है। उसके बाद ये हुआ, तो ऐसे आंदोलनकारी लोगों के लिए आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसा करण महारा कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि सड़क छाप लोग आंदोलनकारी। तो ये एक जो भाषा थी। अब समझिए प्रश्न ये है कि प्रेमचंद अग्रवाल का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ है जी, ये भी तो सवाल है। तो ये केवल प्रेमचंद अग्रवाल, क्योंकि वो तो पूरे आंदोलन पे ही सवाल उठा रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ये बीजेपी को उल्टी पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। तो उल्टी बीजेपी को राजनीतिक नुकसान होता दिखाई पड़ रहा था, इसलिए प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा हो गया। लेकिन उसी तरह की भाषा बोलने वाले दूसरे जिम्मेदार नेताओं का इस्तीफा कब होगा, ये भी अब सवाल उठेंगे। आखिर उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? तो अब प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा लेना भी भारी पड़ सकता है अगर दूसरे नेताओं का इस्तीफा नहीं लिया जाता है। तो ये बहुत एक जबरदस्त राजनीतिक संकट उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से तमाम राजनीतिक संकटों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प है। औरंगजेब के मुद्दे पर कैसे वो राजनीति को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास के मुद्दों को राजनीति में लाने की जो कोशिश हो रही है, उस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन बीजेपी का मकसद तो यह है कि चर्चा इस पर होती जाए, चर्चा का फोकस ये सारे मुद्दे बने रहे, तो जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका रहेगा। बिल्कुल जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकेगा। और समीर जी, रोहित पवार जो एनसीपी शरद पवार के विधायक, उन्होंने बड़ी मार्के की बात कही। जी हाँ, उन्होंने कहा कि औरंगजेब शिवाजी महाराज के समय में, उनके पुत्र संभाजी महाराज के समय में, और उसके बाद भी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर पाया। 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर पाया। और ये कब्र जो है उसकी ये इस बात की प्रतीक है कि कैसे सत्ता को कब्र में बदल दिया जाता है। और समीर जी, आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को लेकर यही टिप्पणी की थी कि अमित शाह जी, हमने यहाँ जमीन में 200 फीट नीचे औरंगजेब को गाड़ दिया था। जी हाँ, अमित शाह किस खेत की किस झाड़ की पत्ती है, ये कहा था। तो इसीलिए चूंकि ये कहा गया था कि अमित शाह किस झाड़ की पत्ती है और औरंगजेब को यहाँ 200 फीट नीचे गाड़ दिया गया था, तो ताकि अब ये अमित शाह को ना बताया जा सके कि आप किस झाड़ की पत्ती है, इसलिए शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद जो कहने हैं औरंगजेब की कब्र यहाँ से हटा दो। यही कहना है रोहित पवार का, और उनका कहना है कि इसको तो संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि बताया जा सके कि औरंगजेब को हमने किस तरीके से यहाँ कब्र में गाड़ दिया। खैर, संरक्षित इमारत तो वो है ही और OASI के संरक्षण में है। सुन लेते हैं रोहित पवार क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, जो औरंगजेब की कब्र का मुद्दा इस समय महाराष्ट्र में मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है कि कब्र का राजनीतिकरण किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। इस सारे मुद्दे पर, यानी जो बहुत जरूरी मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रेलवे की तस्वीर वंदे भारत से नहीं बदलने वाली है। रेलवे की तस्वीर, रेलवे में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और रेल मंत्री दावा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम इतनी तेज ट्रेन चलाएंगे कि वो 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि जो चल रही हैं उन्हीं को ठीक से चला लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बहुत सारे जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर किस तरह से चर्चा से सरकार भागने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सदन के भीतर का मुद्दा हो चाहे बाहर का, और ऐसे मुद्दों को बीजेपी की तरफ से उठाने की कोशिशें हो रही हैं जो इन सारे मुद्दों को दरकिनार कर दे। तो इनके बीच कश्मकश जारी है। विपक्ष भी अपने मुद्दों को उठा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रदर्शन हो रहा है, कई विपक्षी नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने उसको अपना समर्थन दिया है। और वक्फ संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी की रिपोर्ट बनी है, जेपीसी के तमाम जो विपक्षी पार्टियों के सदस्य हैं वो भी उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका सीधा आरोप है कि इसमें विपक्ष की आवाज को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया, उनकी बातों को सुना नहीं गया। अब उस रिपोर्ट के आधार पर वक्फ संशोधन विधेयक सरकार लाती है, उस पर क्या होगा, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि उस पर सरकार ले आती अगर उसको ये भरोसा होता अमलेंदु जी कि वो पास हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब सहमति उसके पार्टी के भीतर भी ऐसा लगता है कि पूरी तरह से बन नहीं पाई।
हाँ, पूरी तरह से बन नहीं पाई है, और हो सकता है समीर जी कि उसको लग रहा हो बीजेपी को कि जी। ये मामला फंस सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन पर उसके ही 20 सांसद जी गायब हाँ, हो गए, हाँ। और वो भी व्हिप जारी होने के बाद गायब हो गए, तो ये तो काफी दिक्कत वाली चीज हो जाएगी बीजेपी के लिए। तो हो सकता है इस बिल पर भी इस तरह की कोई चीज बन जाए। तो अभी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, और इसको अभी लगता है शायद टालने की कोशिश होगी, जी। लेकिन वो अभी नाप रहे हैं कि इसका तापमान क्या है इस हाँ, मुद्दे का, जी हाँ। और इसका कितना जो फायदा नुकसान चुनाव में हो सकता है, इसका वो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो अभी देखिए आगे क्या होता है। जी बिल्कुल, आगे क्या होता है, लेकिन संसद का सत्र 4 अप्रैल तक है और सबसे ज्यादा जो जरूरी मुद्दे हैं वो चुनाव आयोग में जो धांधली है, चुनाव आयोग में धांधली के आरोप लगे हैं, जो मतदान सूची मतदाता सूची है उसमें जिस तरह से गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं उस पर चर्चा की मांग, और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर भारत की जो कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है उस पर, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो चर्चा के लिए सबसे ज्यादा दिन की विपक्ष जिन पर चर्चा की मांग कर रहा है, वो सुनी जाती है नहीं सुनी जाती है, इस पर बनी रहेंगी हमारी निगाहें। लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एनडीए शासित राज्यों में, तमाम राज्यों में जिस तरह से कानून व्यवस्था का मुद्दा गंभीर हो गया है, खासकर बिहार और महाराष्ट्र में वो भी एक बड़ा मुद्दा बना